नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और उनकी फिल्म महबूबा की। राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, और उस फिल्म में एक गाना है कि उस गाने के एक बोल हैं कि माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। क्या राजेश खन्ना का तेजी से गिरना उनकी खुद की भी एक अपनी एक वजह थी, या वो खुद भी एक वजह थे? साल 1976 में महबूबा शक्ति सामंता की राजेश खन्ना के साथ छठी फिल्म थी। सोचिए, कोई डायरेक्टर लगातार बैक टू बैक फिल्म कर रहा था एक ही स्टार के साथ, और वो स्टार सुपरस्टार था। एक ऐसा स्टार जो जिस फिल्म में हो पारस मणि की तरह उसे सोने की बना देता था, और उस टोली को एक बार फिर साथ ले आई जिसके साथ राजेश खन्ना से ज्यादा सहज महसूस करते थे। गुलशन नंदा द्वारा लिखी गई उन्हीं के उपन्यास पर आधारित महबूबा प्रेमियों के पुनर्जन्म के बारे में एक कहानी थी। एक ऐसा विषय जिसने हमेशा हिंदी सिनेमा को प्रेरणा दी, रहस्यमय सफलता के साथ। राजेश खन्ना कुछ ऐसी ही तलाश में थे, एक कहानी जो बहुत अलग हटकर भी ना हो और उसमें जो जरूरी जोखिम के बगैर भी वो कहानी कही जा सके। फिल्म का निर्माण मुशीर रियाज ने किया था, जो राजेश खन्ना के साथ फिल्म सफर में काम कर चुके थे। एक प्रेम कहानी जो जन्मों को तय करती थी। महबूबा राजेश खन्ना को रोमांस की ओर वापस ले आई थी, लेकिन तब तक पुल के नीचे से पानी बहुत बह चुका था। राजेश खन्ना के अत्यंत लापरवाह रवैये ने, जिसने उन्हें अमर प्रेम के वक्त इनकम टैक्स विभाग की परेशानी में डाल दिया था और उनकी तारीखें गड़बड़ कर दी थीं, अब एक नया शिकार ढूंढ लिया था। राजेश खन्ना शराब और खाने के लिए उनका मोह उन पर इतना ज़्यादा दिखने लगा था कि वो काम धाम भी भूलने लगे थे। जितना वो खुद भी नहीं चाहते थे उतना ज़्यादा शराब पीते थे। जो पहली बार आशिम सामंत को महबूबा की शूटिंग के समय की वो घटना याद है, और वो ये राजेश खन्ना का चेहरा काफ़ी मोटा हो गया था उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कितनी शराब वो पीते थे। आशिम सामंत दरअसल शक्ति सामंता के बेटे हैं, और वो उस दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि तब काका का चेहरा सूजा सूजा लगता था, काफ़ी मोटा हो गया था। एक रोमानी हीरो के लिए अच्छा दिखना ज़रूरी होता है, लेकिन काका ने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, ये आशिम सामंता ने कहा। लेकिन राजेश खन्ना को भरोसा था कि रोमांस की जानी पहचानी दुनिया एक बार फिर किस्मत को जगा देगी, और उनके पास ये मानने के लिए वजह भी थी। उनका गायक के रूप में जन्मों को तय करने का मतलब था कि संगीत महबूबा की बुनियाद होगा। और शक्ति सामंता, आर डी बर्मन, किशोर कुमार और आनंद बख्शी के कमरे में एक साथ उपस्थिति होने के कारण राजेश खन्ना को सिर्फ आराम से बैठकर उन लोगों को जादू बुनते हुए देखना था। ये कमाल के लोग थे, आनंद बख्शी, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, और ये सब जब एक कमरे में एक जगह मौजूद हों तो आप समझ लीजिए कि कुछ तिलिस्म होने वाला है। आज लोगों को सिर्फ महबूबा का संगीत याद है, और किशोर कुमार द्वारा गाया गाना मेरे नैना सावन भादों राजेश खन्ना किशोर कुमार की संगत का सुनहरा पल माना जाता है। इस गीत को किशोर कुमार ने लगभग छोड़ ही दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। आर डी बर्मन ने उनसे मिन्नत की, रिक्वेस्ट की, और आखिरकार किशोरदा मान गए। और जब ये तय कर लिया गया कि लता मंगेशकर अपने हिसाब से गा चुकेंगी, तभी किशोर कुमार गाना रिकॉर्ड करेंगे। किशोरदा ने कई दिन अभ्यास किया लता की रिकॉर्डिंग सुनते हुए, और एक ऐसा गीत गाया जो फिल्म में भी ज़्यादा बढ़िया था और लता की प्रस्तुति से भी ज़्यादा वजनदार लगा। दरअसल मेरे नैना सावन भादौ इस गीत को दो वर्जन में गाया गया है, एक मेल और एक फीमेल। एक और गीत है पर्वत के पीछे, जो लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, और मन्ना डे का एक पक्का राग है गोरी तोरी पैजनिया, भी उतने ही पसंद किए गए इस फिल्म में। महबूबा के गीतों को एकदम से लोकप्रिय बना दिया गया। गीतों ने आर डी बर्मन,
शक्ति सामंता की संगत में बनी प्रेम, अमर प्रेम और कटी पतंग की यादों को फिर से जगा दिया, लेकिन इस फिल्म की तकदीर नहीं बदल सके। यानी कि सब कुछ अच्छा था, कहानी भी लग रहा था कि बहुत दमदार है और ऐसी कहानी चलती है, गीत संगीत तो मशहूर हो ही गए थे और सुपर डुपर हिट भी थे, लेकिन फिल्म की तकदीर नहीं बदल पाए। दर्शकों ने महबूबा को पसंद नहीं किया, फिल्म पिट गई और पहली बार एक साथ काम करने के महज 7 साल बाद आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम के राजेश खन्ना इतनी पुरानी याद हो गए कि शक्ति सामंता भी उन्हें दोबारा तलाशने में मदद नहीं कर पाए। शक्ति सामंता अनुभवी थे और जानते थे कि यह सिर्फ एक दौर था जिसमें से राजेश खन्ना जल्दी ही निकल आएंगे, लेकिन महबूबा के निर्माण के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें इसके विपरीत यकीन दिला दिया। हीरोइन की मौत पर हीरो के जज्बात की शिद्दत को बनाए रखने के लिए शक्ति सामंता ने एक पेचीदा सीन सोच रखा था और वो उसे एक ही बार में फिल्माना चाहते थे। इस तरह के भावुक सीन्स में माहिर राजेश खन्ना ने संकेत पाने पर संवाद भी बोल दिए और एक्टिंग भी की, लेकिन शक्ति सामंता खुश नहीं थे और सीन को एक बार फिर से वो फिल्माना चाहते थे। डायरेक्टर हैं, किसी सीन से खुश नहीं है तो वो चाहेंगे कि दोबारा हो, और होना भी चाहिए और होता भी है। वो नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना हद से ज्यादा कुछ करें और उन्हें नाटकीयता को कम करने को कहा। जोरदार सीन्स में ऐसी मांग एक आम चलन था और जज्बाती सीन्स में एक मुकम्मल अदाकार होने के नाते राजेश खन्ना को चाहिए था कि उसे शुरू से दोबारा कर देते। यानी कि अगर डायरेक्टर ने कहा कि ये सीन ठीक नहीं हुआ, इसे दोबारा करिए, तो राजेश खन्ना को एक प्रोफेशनल एक्टर होने के नाते उस सीन को दोबारा करना चाहिए था। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन काका ने ऐसा नहीं किया। दूसरी बार सीन को बेहतर बनाने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने सीधा शक्ति सामंता की आंखों में देखकर कहा, इससे बेहतर अदाकारी आपको इंडिया में कोई नहीं देगा। अभी अभी जो सुना था शक्ति सामंता उसे पी गए, खून के घूंट समझकर पी गए और लंच ब्रेक लेने का फैसला कर लिया। नटराज स्टूडियो में अपने दफ्तर की ओर जाते हुए उन्होंने कहा, काका, राजेश खन्ना खत्म हो गया, वो मर चुका है। और एकदम हैरान राजेश खन्ना केवल यही कह सके, क्यों शक्ति साहब, क्या हुआ? शक्ति सामंता ने बताया कि अगर अभी अभी जो घटिया शॉट उन्होंने दिया था उसे वो बहुत बढ़िया मानते थे तो जाहिर है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, और ये एक अभिनेता के अंत का सूचक है। एक कलाकार जब अपने आप को ही सब कुछ मानने लगे कि वो जो भी कर रहा है सब सही कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका अब आखिरी समय आ गया है। दोनों लंच करते रहे और जब वापस सेट पर पहुंचे तो राजेश खन्ना ने शक्ति सामंता को सीन दोबारा से फिल्माने को कहा, लेकिन इस बार इनकार करने की बारी डायरेक्टर शक्ति सामंता की थी। शक्ति सामंता ने राजेश खन्ना से कहा कि अगर वो समझते थे कि शॉट बहुत बढ़िया था तो वो जरूर बढ़िया ही रहा होगा, और अगला सीन फिल्माने लगे। हाशिम सामंता, जो शक्ति सामंता के बेटे हैं, बताते हैं कि अफसोस है कि उनके पिता के अहम ने फिल्म को बहुत नुकसान पहुंचाया, और उनका मानना है कि अगर सीन को दोबारा शूट किया जाता थोड़े सादे तरीके से, थोड़े संयत राजेश खन्ना के साथ, जैसा कि शक्ति सामंता चाहते थे, तो महबूबा में शायद कुछ जान डलती। इस घटना से पता चलता है कि राजेश खन्ना का मन इस डर से कितना ग्रस्त था कि उनकी फिल्में असफल हो जाएंगी, फ्लॉप हो जाएंगी, पिट जाएंगी। 2-1 साल पहले उन्होंने आपकी कसम के लिए खुशी से एक सीन को 7 बार उसको रिटेक किया था। हालांकि उस वक्त उनकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, साथी कलाकारों की वजह से वो होना पड़ा, लेकिन राजेश खन्ना ने किया, तब शायद वो प्रोफेशनल एक्टर थे। अब वो अपने सबसे भरोसेमंद निर्देशक की सलाह भी सुनने को तैयार नहीं थे। शक्ति सामंता, जिन्होंने राजेश खन्ना को एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी, आराधना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जो राजेश खन्ना के करियर की शुरुआती फिल्म मानी जाती है, सुपर डुपर स्टार बनाया जिसने, अब सलाह सुनने को वो तैयार नहीं थे, और जो सीन वो ठीक से नहीं निभा पाए उसे भी वो दोबारा करें ये बात मानने को अब शक्ति सामंता तैयार नहीं थे। जाहिर था कि कुछ बदल गया था। हालांकि राजेश खन्ना अपनी फिल्मों की कामयाबी नाकामयाबी को एक हद से आगे गंभीरता से नहीं लेते थे।
फिर भी उनके साथ आने वाली चीज़ों की तरफ वो वैसी उदासीनता नहीं रख पाए। अगर उनकी बेमिसाल सफलता ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो इस माध्यम से ऊपर थे, तो उनकी असफलताओं ने दिखा दिया कि वो हकीकत में किस कदर गलतियां कर सकते थे। और तकरीबन इसी वक्त गुरनाम की मृत्यु ने एक ऐसा शून्य पीछे छोड़ दिया जो इस फिसलते सितारे के लिए भरना मुश्किल था। गुरनाम जो राजेश खन्ना के बहुत करीबी थे। गुरनाम एक सेक्रेटरी से ज़्यादा था, और जो सिर्फ राजेश खन्ना को ही नहीं संभालता था बल्कि उसके अंदर के इंसान को भी। और उसके जाने के साथ साथ पुराने राजेश खन्ना का भी एक हिस्सा यूं लग रहा था कि जैसे मर गया हो, उसमें कुछ शेष ना हो। लेकिन अब हकीकत यही थी कि राजेश खन्ना समझ नहीं पा रहे थे। महबूबा फिल्म, यूं तो कहा जा रहा था कि कहानी अच्छी है, डायलॉग अच्छे हैं और गीत संगीत गजब का, लेकिन फिल्म चली क्यों नहीं? फिल्म की कहानी एक गायक सूरज की है जो राजेश खन्ना जिसके किरदार में है, तो उसकी मंगेतर पिता ने एक तानपुरा भेंट किया है, और इसके बाद उसे रात में एक भूतिया गीत सुनाई देने लगता है। एक दिन स्टेज शो के लिए जाते समय भारी बारिश में फंसकर वो एक छोटे से अनजान होटल में जाता है, जहां उसकी मुलाकात रत्ना नाम की एक महिला से होती है। रात के दौरान वो रत्ना को वही गाना गाते हुए देखता है जो अक्सर वो रात में सुनता है, और एक पुराने महल की ओर चलता है। सहज रूप से वो हवेली में उसका पीछा करता है, उसका नाम पुकारता है। उसे महल के एक बूढ़े रखवाले ने बताया कि रत्ना की मौत तो 100 साल पहले हो चुकी है, और लोगों का मानना है कि वो अभी भी उस जगह पर भटकती है। और जैसे ही वो घूमता है, रत्ना का चित्र सूरज को उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है, जहां वो प्रकाश था पिछले जन्म में। शाही दरबार का मुख्य गायक था, और रत्ना यानी कि हेमा मालिनी से वो प्यार करता था, जो दरबार में एक नर्तकी थी। वो शादी करने में असमर्थ है क्योंकि प्रकाश की सगाई जमुना से हो चुकी है, और रत्ना को शाही वेश्या बनना तय है। उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में ही वो मारे गए और एक दूसरे से वादा करते हुए मर जाते हैं कि वो फिर मिलेंगे। ये पिछले जन्म की कहानी थी। होश में आने पर सूरज उलझन में पड़ जाता है कि वो एक जिप्सी लड़की झुमरी, हेमा मालिनी जिसके किरदार में है, से मिलता है, और उसे वो रत्ना का पुनर्जन्म मानता है। वो झुमरी को उसके पिछले जीवन और प्रकाश के प्रति उसके प्यार की याद दिलाने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने अमर प्रेम का इजहार करते हैं। इसमें सूरज की मंगेतर रीता मल्होत्रा, जिसके किरदार में आशा सचदेवा हैं, और पोपटलाल यानी कि प्रेम चोपड़ा नाराज हो जाते हैं, जो झुमरी के पीछे हैं। पोपटलाल चित्र चुरा लेता है और जिप्सियों को सूरज के खिलाफ खड़ा कर देता है, जिसमें सूरज और जिप्सियों के बीच लड़ाई सुनिश्चित होती है, और कैसे सूरज और झुमरी सभी बाधाओं से पार होते हैं और इस बार अपने रिश्ते को पूरा करते हैं। ये इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब है। कहानी अच्छी थी, गीत संगीत बेहतर थे, कास्टिंग मज़ेदार थी, बावजूद इसकी फिल्म नहीं चली, न जाने क्यों। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।